नमस्कार साथियों, और आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों मित्रों, आज का जो हम लोगों का सेशन है वह सेशन बिहार की जातिगत जनगणना पर होगा। और इसके अलावा ये जो बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं इन पर विश्लेषण किया जाएगा। और इसके अलावा ये देखा जाएगा कि इसका भविष्य में क्या राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि क्या जो आंकड़े आए हैं उस आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जैसा कि राहुल गांधी बराबर डिस्कशन कर रहे हैं, हर मंच पर वो बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। ओबीसी 63% ऐसा आंकड़ा आया है बिहार की सरकार के द्वारा जो कि जारी किया गया है, और 27% पर ही उनका आरक्षण है। तो इस तरह से इनका मंच, हर मंच पर जो है बोलना, और ये आंकड़े हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों कि आप अगर अभी भी ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी हम महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं वो आप तक तुरंत पहुंचेगा। और वो वीडियो जो होते हैं साथियों, ये ऐसे जनरली जो करंट के चर्चित मुद्दे होते हैं उस पर हम ले आते हैं और उस पर पूरा एकदम विश्लेषण करके आपके सामने रख देते हैं उस मुद्दे को। इसके अलावा जो वैकेंसियाँ आती हैं उस पर भी आप बेफिक्र रहेंगे, हम हर वैकेंसी का लगभग डिटेल लेकर के आते हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी तैयारी में मदद कर सकते हों वो हम ज्योग्राफी से जुड़े हुए टॉपिक पर भी आपकी मदद करते हैं। तो इस तरह से इतने टॉपिक पर हम आपका सहयोग कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को पुनः कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का हम लोग अपना सेशन। साथियों आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं यह जातिगत जनगणना के ऊपर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग एक छोटा सा ब्रीफली परिचय जान लेते हैं कि जनगणना का स्टार्टिंग कहाँ से होता है। साथियों भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी, और उस टाइम के गवर्नर थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने 1872 में जनगणना करवाई थी, जातिगत ने जनगणना करवाई थी, पहली जनगणना। फिर इसके बाद 1881 में जो है जनगणना होती है, और वह लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाने का जो है स्टार्ट किया। तो इस तरह से लॉर्ड रिपन ने जो है प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाया जाना स्टार्ट किया, और पहली बार जो जनगणना हुई थी वह लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। ये दो चीज़ें आप जान गए। अब बात करें अगर, तो आज तक अभी अगर 2011 तक देखा जाए तो भारत सरकार ने या इसके पहले ब्रिटिश सरकार ने सभी ने जो जनगणना करवाए हैं अभी तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है 2011 तक, ये टोटल जो है भारत में। ठीक है, इसके अलावा अब 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये जनगणना हो नहीं पाई। चलिए ठीक है, अब इस 15 जनगणना में हम लोग ये खोजने का प्रयास करते हैं कि कब कब जातिगत जनगणना हुई थी। तो साथियों कब कब की अगर बात करते हैं तो पहली बार जो जातिगत जनगणना हुई थी वह हुई थी 1931 में। 1931 में जातिगत आधारित जनगणना हुई थी, और उस जनगणना के आंकड़े को ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक किया था। इसके बाद हम लोगों को स्वतंत्रता मिलती है 1947 में। 51 में भी जनगणना होती है, लेकिन उस टाइम पर अवॉइड किया जाता है कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। ऐसे में करना भी जरूरी था, क्योंकि एक बार ये भी डर था कि धर्म के आधार पर हम बटे हैं, कहीं जाति के आधार पर बट गए तो हमारे देश का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। जैसे कि एक एक रजवाड़े थे वैसे एक एक देश बन जाएंगे। ये भी सोचना सही था। लेकिन यह जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना पहले का था वही बना रहा। सामाजिक ताना बाना का मतलब वर्ण व्यवस्था वाली ताना बाना, कि
जो उच्च वर्ग के थे वो उच्च वर्ग के पदों पर आसीन रहे, निम्न वर्ग के लोग जो थे वो निम्न वर्ग के ही रह गए। तो इस तरह से सामाजिक अंतराल बढ़ता गया। बाद में आंदोलन होना शुरू हुआ। लास्ट में एक मंडल कमीशन का गठन किया जाता है और वो मंडल कमीशन का जो गठन किया जाता है, मंडल कमीशन ने भी अपना रिपोर्ट दिया, जो कुछ भी दिया उस पर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस तरह से मंडल कमीशन ने जो कुछ भी किया उसके आधार पे अपनी रिपोर्ट दिया और 27% ओबीसी को आरक्षण मिला। इस तरह से ये सब कहानियाँ चलती रहीं और 2011 की जनगणना की बात होती है। 2011 की जनगणना जब होनी हुई तो ढेर सारी जो राजनीतिक पार्टियां थीं उन्होंने मांग किया कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। 2011 में जातिगत जनगणना हुई भी, लेकिन इसके आंकड़े इसलिए नहीं जारी किए जा सके क्योंकि इनका मानना था कि इससे सामाजिक व्यवस्था में हो सकता है कि व्यवधान उत्पन्न हो सके और यह जो है सामाजिक ताने बाने को तोड़ दे, क्योंकि जातिगत आधार पर अगर भेदभाव प्रारंभ हो गया तो फिर ये भारत की अखंडता के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि 2011 में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत जनगणना हुई। 1931 में जो है स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश सरकार ने करवाए थे। ब्रिटिश सरकार ने आंकड़े को सार्वजनिक किया था, भारत सरकार ने आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया। वह किस लिए नहीं किया आपको हमने बता दिया। तो फिर अब हम आते हैं अपने कुछ जो है हमारे जो रिपोर्ट हैं उन रिपोर्टों या जो हमने कुछ जो है बनाए हैं अपने, उस पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने जान लिया, अब ये बताइए हमारे मन में आता है कि जातिगत जनगणना होती क्यों है, हम करवाते क्यों हैं, या जनगणना ही हम लोग क्यों करवाते हैं। पहली बात तो हम लोग जनगणना के बारे में बात करते हैं कि जनगणना क्यों करवाई जाए। तो जनगणना की बात अगर हम लोग करें तो जनगणना का आयोजन जो है सरकार नीति निर्माताओं और अन्य लोगों के द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आंकड़े का प्रयोग करके संसाधनों तक उनकी पहुंच और सामाजिक सुधार और परिसीमन आदि के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग परिसीमन, जैसा कि जानते होंगे कि भारत में जो भी एक विधायक होते हैं, जो भी एक सांसद होते हैं, एक निश्चित मात्रा में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो कितने क्षेत्र में, मान लीजिए अभी हम आपको बताते हैं कि यह एक जनगणना क्षेत्र है, ये एक संसदीय क्षेत्र है और कुछ टाइम के बाद इस संसदीय क्षेत्र में कहीं और से या यहीं पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसमें जो एक सांसद के जो प्रतिनिधित्व का जो मानक है उस मानक से अधिक इसमें हो जाते हैं पॉपुलेशन। तो जब परिसीमन होगा, दूसरा परिसीमन जो होगा, उस परिसीमन में हो सकता है कि इसके पास वाले क्षेत्र में इसका कुछ भाग मिला लिया जाए। इस तरह से अब इसका इतना भाग कट करके इसमें आ जाएगा। जब इसमें आ जाएगा तो इसमें जो होगा मानक और इसमें जो होगा वह लगभग बराबर जनसंख्या हो जाएगी। तो इसी चीज़ को परिसीमन कहा जाता है और इस तरह से सीटों का भी निर्धारण इसी हिसाब से किया जाता है, जैसा कि सीटें भी कभी कभी बढ़ाई जाती हैं। तो ये चीज़ें हुई परिसीमन वाला, संसाधनों तक उनकी पहुँच। इसके अलावा वे किसी भी तरह से अगर पिछड़े हुए हैं तो उस स्तर पर उनके उद्धार के लिए, उनके सुधार के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। यह है जनगणना का मुख्य उद्देश्य। आगे अगर हम लोग देखते हैं कि आर्थिक आधार पर या जातिगत आधार पर जनगणना जो होती है वो कैसे क्या किया जाता है, उसका क्या वो है। तो यहाँ पे देखिएगा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना जो होती है, जिसे आप कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, या इसे शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इस SECC का जो ये है जनगणना का, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी तक जैसा कि हमने बता दिया। तो अब ये जनगणना की बात हुई। जनगणना के बारे में अगर हम लोग बात करें कि जनगणना है किसका विषय, केंद्र का कि राज्य का, तो साथियों जनगणना जो है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत यह केंद्र का विषय है। यानी कि 7वीं अनुसूची में जो वर्णन किया गया है वो संघ सूची, उस संघ सूची में ये है शामिल जनगणना। यानी कि जनगणना जो होगा केंद्र, ये जो पूरे भारत का, वह केंद्र के द्वारा कराया जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया साथियों। तो हमने ये चीज़ें बता दी है आपको। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह जातिगत जनगणना ही क्या होता है। अब अगर आप देखेंगे मंडल आयोग जो गठित किया गया था उसके लिए जो है आधार बनाया गया था, किसको,
ये 1931 वाली जनगणना को, जो 1931 में ब्रिटिश सरकार ने जो जनगणना करवाए थे उसके डाटा को लिया था। उस डाटा के आधार पर जो है अपना एक रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट के आधार पर अब जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है उसके ऊपर प्रावधान किया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे में तो उन्होंने कहा था, मंडल कमीशन ने 52% की बात कही थी, 52% की बात कही थी इन्होंने ओबीसी की पॉपुलेशन के लिए। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी पहले से ही एससी और एसटी को रिजर्वेशन 22.5% दिया जा चुका था और इसके बाद अब जो 52% की बात करें कि 52% मंडल आयोग ने कहा कि इनकी पॉपुलेशन है। अब अगर इस 52% के आधार पे 52% ओबीसी वालों को आरक्षण दिया जाता तो ये पहले तो ये डाटा ही खुद 50% के उस मानक को क्रॉस कर जा रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया। तो इस आधार पे इन्होंने इसको ना लागू करके इन्होंने ये देखा कि कितना जोड़ने पे 50% हो जा रहा है। तो इसी को आप जो 22.5 है इसी को 23 मान लीजिए और इसी में क्या किया गया 27% आरक्षण दे दिया गया किसको, ओबीसी को, और 50% पे पहुंच गया। इस तरह से 52% लोगों को 27% पर ये किया गया। अगर आज देखेंगे आप तो वहाँ यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20 मान लीजिए और इसको भी 1 मान लीजिए, अभी 1 नहीं पूरा है, 1 इसको भी मान लीजिए, 19, 20, 21% जो है लगभग इनका पहुँच बन रहा है एससी एसटी का यहाँ पे बिहार में। लेकिन यहाँ पे इनको पॉपुलेशन में 22.5% है, तब भी जो है पॉपुलेशन से ज़्यादा ही है। यहाँ पे इस तरह से ओबीसी का जो है आरक्षण जो डिवाइड किया गया वो किया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, ये जो जातिगत जनगणना हुआ है ये आगे आने वाले जो राजनीतियाँ हैं उन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं कि अब 2011 की जनगणना जो हुई है उसको जारी क्यों नहीं किया गया अभी तक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार 2011 में जातिगत जनगणना जारी जो है की गई, जारी नहीं मतलब जनगणना की गई, और इसे राजनीतिक पक्षपात और अवसरवादिता के भय से यह डाटा जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया था। ठीक है साथियों, ये आपका जो है 2011 का डाटा ना जारी किए जाने के पीछे का डर जो है वो है। अब यहाँ पे बातें आती है कि जो जातिगत जनगणना है ये करवाई जाए कि नहीं करवाई जाए। तो इसमें 2 वर्ग खड़े होते हैं, एक वर्ग इसके पक्ष में तो एक वर्ग विपक्ष में खड़ा होता है। यहाँ पे जो इसके वर्ग में जो पक्ष खड़ा होता है वो ये कहता है कि उसका तर्क ये होता है कि SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में व्यापक स्तर पर समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का जो मानचित्रण है वो करने की क्षमता होती है, और दूसरा भारत में सामाजिक समानता कार्यक्रम बिना सही डेटा के, यानी कि कौन सी कास्ट कितनी है कौन सी कास्ट कितनी है ये सही डाटा के बिना जो है सफल रूप से लागू नहीं किया जा सकता कि समानता का कोई भी कानून हो लागू हो सके। डेटा ना होने पर अनुमान के आधार पर, जैसे तुक्का कहते हैं या अंदाजुआ कहते हैं, उस आधार पर मान लिया जाता है कि इतने लोग इसके होंगे, उस आधार पर योजना को लागू किया जाता है। और यह अंदाज़ा जो होता है कभी कभी पक्षपात के कारण कम और ज़्यादा भी होता है। तो इस वजह से भी जो है बिना एग्जैक्ट डाटा के सही रूप से इसको लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि मंडल आयोग ने जो अनुमान लगाया था वो लगभग 52% तक अनुमान लगाया लिया। वहीं कुछ लोगों का, अन्य लोगों का, आंदोलनकारियों का कहना था कि जो है ये 36% है, कुछ लोगों का कहना था 65%। तो किसको माना जाए? जब एक डाटा एग्जैक्ट रहेगा सरकारी डाटा तो उसको हर कोई मानेगा। तो इस तरह से इस डाटे को जो है जारी करना जरूरी होता है, ऐसा जो है इसके पक्ष में जो खड़े हैं उनका तर्क है। और इसके बाद अगर देखते हैं तो जातिगत जनगणना जो है ओबीसी की आबादी की जानकारी के अलावा उनकी आर्थिक स्थिति, लिंगानुपात, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा के साथ में उनकी साक्षरता की जानकारी भी देगा कि कितने वे साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, और महिला और पुरुष में उनकी असमानता कितनी है, इन सब की जानकारी
मिल सकती है। ये है इसके पक्ष में देने वाले लोगों की वो जो है तर्क। अगर इसके विपक्ष में जो खड़े हैं उनके तर्क को लिया जाए तो इनका कहना है कि जाति में एक भावनात्मक तत्व निहित होता है और इस प्रकार जाति आधारित जनगणना के राजनीतिक व सामाजिक दुष्प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा राजनीतिक ये जो जातिगत जनगणना ना करने वाले लोग हैं उनका मानना है। आगे अगर आप देखते हैं तो इसमें देखिएगा कि बिहार ने जो जातिगत जनगणना करवाई है उसने क्या आंकड़े जारी किए हैं। इसमें 2 अक्टूबर 2023 को बिहार ने जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी किया और जिसके आधार पर बिहार में ये जारी किया गया आंकड़ा कि 63% पिछड़े और अति पिछड़े यानी कि ओबीसी हैं। इसके अलावा 19% दलित और 1.68% एसटी और 15% सवर्ण। बाकी आप जो है स्क्रीन पर यहाँ पे देख रहे होंगे जो कुछ भी डाटा है। तो इस तरह से हैं। हिंदू अगर देखते हैं तो 82%, 17.7% जो है मुसलमान है। बाकी 1% से भी कम जो है कम करके हर जो है धर्म अन्य है, जैसे ईसाई और सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी 1% से भी कम है। तो इस तरह से ये जनगणना हुई। अगर टोटल जनगणना की बात करें तो 13.7 करोड़ वहाँ की टोटल पॉपुलेशन है और इस टोटल पॉपुलेशन में 14.27% जो कि सर्वाधिक है पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के साथ में यादव जो बिरादरी हैं वो सबसे अधिक हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब इसका प्रभाव क्या होगा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसका प्रभाव जो होगा साथियों वह राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के हो सकता है। राजनीतिक प्रभाव यह होगा कि जैसे जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो अपने हित के हिसाब से राजनीतिक कैंडिडेट खड़ा करना और वगैरह वगैरह, या राजनीतिक भाषण में उनका बयानबाजी भी अब स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ें राजनीतिक प्रभाव में दिखेंगी। दूसरा सामाजिक स्तर पर अगर इस डाटा का सही से उपयोग किया जाता है और इस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता है या इस हिसाब से नीतियाँ बनाई जाती हैं तो इन वर्गों के जो है उत्थान हो सकते हैं। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं कि कुछ भेदभाव की कि क्या ये वास्तव में सही है कि भेदभाव हो रहा है या ऐसे ही है। तो जैसा कि बीच बीच में बराबर डाटा आते रहते हैं कि इस कोर्ट में, उच्च कोर्ट में या निम्न कोर्ट में, किस कोर्ट में, किसी यूनिवर्सिटी में और अन्य जगह पे अगर देखा जाता है, डाटा निकाला जाता है तो ओबीसी की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं मिल पाता उतना एग्जैक्ट। ठीक है, जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने भी लोकसभा में बोला कि जो केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं उसमें 90 सचिव हैं जिसमें से केवल 3 ओबीसी के हैं। तो चाहे कुछ भी हो लेकिन इतना कम का डाटा कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित डाटा दिखता है कि राजनीतिक पक्षपात का ही ये शिकार दिखता है। तो ऐसे पक्षपात जो हो रहे हैं इन पक्षपातों को दूर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो अगर सही रूप में लागू किया गया तो इन पक्षपात को दूर करके ये असमानताएं जो है, जो उनके राजनीतिक हित हैं या सामाजिक जो हित हैं ओबीसी का, वो सुरक्षित किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि कास्ट सेंसस पर आपकी एक अच्छी खासी राय बन चुकी होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही अगर देखा जाए सेंसस में तो एससी और एसटी का कास्ट सेंसस बराबर करवाया जाता रहा है हर दशकीय जनगणना में, और उनका डाटा हर जनगणना में आता है कि कितने प्रतिशत एससी हैं, कितने प्रतिशत एसटी हैं पूरे भारत में और अलग अलग स्टेट में। उस डाटा के आधार पर नीतियां भी बनी हैं, रिजर्वेशन भी हुए हैं और उनकी स्थिति में पहले से और अब में काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ है। तो इस तरह से ओबीसी की जनगणना अगर करवाई जाती है तो ओबीसी के जो ये हित में इस तरह से रिजर्वेशन और इस तरह से जो नीतियां बनेंगी वह किस हद तक ओबीसी के उत्थान में सहायक होंगी, जो भेदभाव दिख रहा है इस भेदभाव को मिटाने में किस हद तक यह कास्ट सेंसस महत्वपूर्ण साबित होगा, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए साथियों। जय हिंद,